चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। सबसे पहले बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद जघन्य हत्या से देश भर में उबाल है। लोग कहते हैं कि हर जगह बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग उठ रही है। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुकी है। आज ही ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में लेकर कोलकाता में बड़ी संख्या में छात्रों ने नवन्ना अभियान के तहत मार्च भी निकाला है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। छात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में ये सामने आया है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीने का आदी था। वो पॉर्न फिल्में भी देखता है। उसके मोबाइल से पॉर्न वीडियो भी मिले हैं। फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और अपराधों के मामले में चिंता व्यक्त करते हैं। क्या आप समय आ गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले गुनाहगारों का साइकोलॉजिकल टेस्ट रखा होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए? क्या रेप के दोषियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराना अनिवार्य हो सकता है, अनिवार्य होना चाहिए? बच्चियों, महिलाओं और बुजुर्गों से रेप करने वाले लोग क्या मानसिक रोगी होते हैं? उनकी पहचान कैसे होगी ताकि समय रहते महिलाओं से होने वाले अपराध को रोका जा सके? ऐसे में कुछ ज़रूरी सवालों को लेकर इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया है। उन सर्वे के सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, उनसे सवाल पूछे और सवाल पूछकर लोगों ने उस पर राय दी। सर्वे में जो सवाल पूछा वो पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि बलात्कार जैसा संगीन अपराध करने वाले मानसिक रूप से बीमार लोग हैं? 40% लोगों ने कहा ऐसा ही है। 53% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या समय आ गया है? क्या बलात्कार के दोषियों का अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक परीक्षण और इलाज कराना चाहिए? 77% लोगों ने कहा यह ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इस तरह के मामलों में संलिप्त होते हैं लेकिन बाद में वो छूट जाते हैं, तो ये कम से कम पता चले कि इस आदमी की मानसिकता क्या है। 22% ने कहा ज़रूरत नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एल एन राव साहब हैं जो कि पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल के। डॉक्टर हेमिका अग्रवाल हैं, मनोचिकित्सक भी हैं। हेमिका जी से मैं बात करूंगा। हेमिका जी, क्या मानते हैं, क्या इस तरह के जो रोगी हैं इनका मानसिक परीक्षण होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, इनकी जांच कराई जानी चाहिए, पता कर जिससे चल सके कि आखिर कौन से कारण हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे लोगों को फिर चिन्हित भी करना चाहिए। कम से कम ये चिन्हित इसलिए करना चाहिए कि समाज ऐसे लोगों से अलर्ट रहे। जी, मैंने आपके सर्वे के पूरे क्वेश्चंस पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, और ये हमारे सवालों, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं हमें। तो पहला जो सवाल था कि क्या मानसिक तौर से इस तरह के जो अपराधी हैं बीमार हैं कि नहीं। देखिए, मानसिक बीमारी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, लेकिन जैसे हम साइकोपैथिक टेंडेंसीज या क्रिमिनल टेंडेंसीज की बात करते हैं तो जैसे टेक्निकली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, साइकोपैथ, वो अपने में अपने हर कर्म के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जिसमें किए हुए कर्म के लिए इंसान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है तो इसे हम अगर इलाज के लिए आता है तो हम रोगों की कैटेगरी में डालेंगे, लेकिन जिम्मेदारी, अगर हम अपना आईपीसी देखें तो जिम्मेदारी पूरी है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि इसे हम रोगी माने कि नहीं माने। ट्रीटमेंट के लिए तो रोगी है, लेकिन जिम्मेदारी के लिए हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। कुछ चीजें जैसे गफलत में इंसान कुछ कर बैठता है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन हमारा लॉ कहता है कि नशे की हालत में किए गए अगर कोई कुकर्म है, स्पेशली अगर नशा जानते बूझते लिया है, तो उसके लिए इंसान पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो और हाँ, चेकअप की जो बात है, तो इन सारी चीजों के लिए चेकअप बहुत जरूरी है। चेकअप डिटेल्ड होना चाहिए। चेकअप सिर्फ क्रॉस सेक्शनल नहीं होना चाहिए कि उस वक्त का चेकअप में बचपन से, पैदाइश से लेकर तब तक की पूरी हिस्ट्री, व्यवहारिक हिस्ट्री, जो कि उसके परिजनों से, उसके आसपास के एनवायरनमेंट के लोगों से मिलती है हिस्ट्री, जैसे स्कूल, कॉलेज, पड़ोसी अड़ोसी, जहां जहां उसका इंटरेक्शन था, व्यवहारिक जो हिस्ट्री है वो सारी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन में हमें उस वक्त की मनोस्थिति पता चलती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जो जांचे हैं उसमें पूरा लॉन्गिट्यूडिनल, बचपन से लेकर अब तक का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आगे जाके पॉलिसी मेकिंग में हम रेड फ्लैग साइंस पहचानने सीखेंगे कि देखिए, बचपन से लेकर तब तक कोई भी इतना गंभीर या इतना विभत्स
इंसिडेंट्स होता है तो वो सडनली नहीं होता, उसके छोटे छोटे हिंट्स होते हैं पहले से, रेड फ्लैग्स जिसे कहते हैं। तो अगर हम वो रेड फ्लैग्स पहचानेंगे तो हम लोगों में लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, प्लस हम पॉलिसी मेकिंग में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, प्रोडक्टिव होगा, इस तरह के सर्विस भी ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। एलन राव हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राव साहब, आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह के अपराधियों का परीक्षण होना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझा जाना चाहिए, उनकी ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए और उसके बाद ऐसे लोगों का चिन्हित कर एक डेटा भी तैयार होना चाहिए? देखिए, ये हमारे कानून में ये है कि कोई भी आदमी इंसेन है अगर या कोई अनसाउंड माइंड है तो उसको किसी भी क्राइम से उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि हम अपने आप को प्रिटेंड करें कि हम इंसेन है या पागल है, तो वो प्रिटेंड करने वाली बात है। तो लेकिन ये अगर उसको प्रॉपरली उसको एग्जामिन किया जाए वास्तव में वो इंसेन है या नहीं है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये आपने जो डेटा के बात की है, अगर वास्तव में कोई लोग ऐसे इंसेन है या कोई अनसाउंड माइंड है और जो ऐसे प्रोवर्ट है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ उत्साहित रहते हैं, तो उनका डाटा डेफिनेटली करना चाहिए और डाटा को प्रिजर्व करके और जो अथॉरिटीज है उनको बताना चाहिए कि ये लोग हैं ऐसे जो कि ऐसे परवर्ट हैं और उनके ऊपर फिर वो नजर रखी जा सके ताकि उन पे सर्विलेंस हो कि उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, उनके ऊपर प्रॉपर चेक हो। उनके पेरेंट्स को बताएं, उनके घर वालों को बताएं या आसपास के लोगों को बताएं ये आदमी इस प्रवृत्ति का है, उस पर चेक रखना चाहिए ताकि ऐसे क्राइम करने से उस पर रोका जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वास्तव में ये देखना है कि वास्तव में ये है कि या नहीं है। और अगर वो कोई प्रिटेंड कर रहा है कि अपने कानून से अपना फायदा उठाने के लिए, क्योंकि हमारे कानून में ये प्रोविजन है, उसका फायदा उठाने के लिए कोई कर रहा है तो उसको डेफिनेटली उसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर जेन्युइनली कोई है तो फिर वो हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस है, हमारी फैमिली ऑब्लिगेशंस है और वो सब हम उसको देखें और करें और उसका इलाज भी कराएं। ये नहीं कि वो ऐसे ही उसको छोड़ दें। अगर ऐसा कोई आदमी चिन्हित होता है आपके डेटा के हिसाब से कुछ चिन्हित होता है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएं ताकि वो आगे के लिए ऐसा कम से कम आगे के लिए इस तरह की स्थिति ना करे। डॉक्टर असीम मैठी हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हैं। मैठी साहब, आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है कोलकाता में, छात्र संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा गया है। आपको लगता है वो इस्तीफा देंगी और आपके विरोध करने से इस्तीफा हो जाएगा? देखिए, मैं थोड़ा सा जो पहला जो दो वक्ता अभी बोला है उनका बात स्थापित किया, उनके धन्यवाद। वो एकदम साइको एनालिसिस करके बोला और एक तो लीगल एक्शन बोला। बट एक केस में जो हम थोड़ा बहुत डॉक्टर तरफ से बोला जी, ये जो रेप होता है एक तो होता है इंसिडेंटल एक्सीडेंटल, माने कोई अंडर द एक्शन ऑफ द लीकर और फुल ड्रंकन, और एक तो होता है जो साइकोसिस, वो अल्कोहल पीता था, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, उसका अगर कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक जो जैसा बाइपोलर डिसऑर्डर बोलता है, इंपल्स बोलता है जिसको, जो अंडर द एक्शन ऑफ लिकर खाली नहीं है, मिडनाइट में कोई क्राइम करके आके सो जाएगा, उसको बाद में पता नहीं, इसका याद नहीं रहेगा जो इतना क्राइम किया है। तो संजय का जो केस है वो ही इज नथिंग बट क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल्स। उसका 4 मैरिज हुआ था, सभी डिवोर्स हो गए, सब उसको छोड़ के चला गया ड्यू टू लाइफस्टाइल। लेकिन उसका अगेंस्ट पे कोई सेक्सुअल बने जो है उसका कुछ कंप्लेन नहीं है। उसका हम लोग लोकल थाना एंड द टोटल पुलिस से हम लोग जो ये लिया है, उसका कोई अगेंस्ट में कुछ नहीं है। तो जो मेन है उनको पहला से स्थापित करने जा रहा था पुलिस, जो वो नेक्रोफिलिया किया, मैंने डेड बॉडी का और सेक्स किया, वो कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर पेशेंट कर रहा है। तो अभी जो उसको पहला जो पुलिस उसका बातचीत जो बोला है, जो उसका स्टेटमेंट दिया है, जो वो स्वीकार कर लिया, वो खुद ही रेप किया, खुद ही मर्डर किया। दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज ये पॉलीपैथी में जो बोला है, जो वो पूरा टॉप टू बॉटम पूरा झूठ बोला, अभी तक भी सच नहीं बोला। तो ये उसका ये जानबूझ के ये सब किया है, ऐसा नहीं है। अंडर द एक्शन ऑफ द लिकर ही वाज ब्रॉट टू द स्पॉट आफ्टर द रेप बीइंग डन। तो उसका सीन में लेके आने से पैनफुली जो ग्रुप ऑफ मिस्टेक्स वो करना चाहिए, वो किया है, जो उनका ऊपर आरोप कर देना। जो अभी हम बोले, ये जो अभी कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग डॉक्टर लोग अभी लोग ज्वाइन नहीं किया है, ये एकदम नॉन पॉलिटिकल था। इसका ऊपर पुलिस जो जितना हमला किया, और जैसे हम लोग का प्रोटेक्शन, एक तो डॉक्टर हॉस्पिटल का प्रोटेक्शन नहीं जो दे पाया जो पुलिस, तो इसका मामला में नहीं है। इससे पहले कामदूनी और बहुत सारा यहाँ रेप मर्डर केस हुआ जिसमें ममता बनर्जी फेल टू गिव प्रोटेक्शन एंड फेल टू प्रूव
द प्रॉपर ये मिसक्रिएंट्स वो लोग का पनिशमेंट भी नहीं दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड इन कलकत्ता। तो अभी जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जो प्रेजेंट था उस दिन, टोटल ये को डिस्ट्रॉय कर दिया, माने विटनेस एंड डाटास को टोटली। आप सही कह रहे हैं कि काफी सारे जो जितने भी जो सबूत थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम तरह के सवाल खुद ही उठाने लगे। सर्वे के और भी सवाल हमने पूछे हैं। एक और सवाल कि क्या समय आ गया है कि भारत में बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के गुनहगारों का मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार किया जाए? 79% लोगों ने कहा हाँ, 19% लोगों ने कहा हाँ ना, और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या भारत को यौन उत्पीड़कों के इरादों को समझने के लिए विदेशी विशेषज्ञों और FBI के साथ काम कर चुके लोगों को शामिल करना चाहिए? 64% का कहना था हाँ, 31% का कहना था ना, और 5% कुछ भी इस पर कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ डॉक्टर मनोवैज्ञानिक जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। डॉक्टर हेमिका जी, ये तो एक घटना है, लेकिन ऐसी तमाम घटना बच्चों में भी हो रही है। हमने अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा समाचारों में कि 2 दोस्त थे, उन्होंने कोई पॉर्न वीडियो देखा और क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में हुई, वो अपने साथ पढ़ने वाली लड़की को ले गए, वहाँ पर उसके साथ रेप हुआ। बाद में वो डर गए कि ये किसी को बता देगी, तो उन्होंने मार दिया, उसको नदी में फेंक दिया। तो ये बड़ों के साथ नहीं, ये बच्चों के साथ भी होगा। और मैं जो समझ रहा हूँ कि इन सब के मूल में अगर कोई है, ऐसा नहीं है कि रेप और बलात्कार अभी ही ज़्यादा हो रहे हैं, वो दशकों पहले भी होते थे, लेकिन इतनी संख्या नहीं होती थी। हमारे समाज की परिकल्पना, हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी थी, थोड़ा संस्कारों का एक मैटर था। जॉइंट फैमिलीज रहती थी, घर में बहुत सारे लोग होते थे, तो कम से कम एक डर भय बना हुआ था। न्यूक्लियर फैमिली है, संस्कार कोई बताने वाला है नहीं, 24 घंटे हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में कितना खुलापन है, कितना नंगापन है, ये सबको पता है। तो सबसे बड़ी जड़ ये है, जिसमें बच्चे के साथ भी ये हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि मानव का स्वभाव क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। तो बच्चे के साथ भी वही हो रहा है। और ये जो कोलकाता का आरोपी है, इसके मोबाइल में भी वही स्थिति है। ये आदी था पॉर्न फिल्म देखने का, जिस पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही, हम कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत दुख की बात है। आपने इसको, मैं शुरू करूंगी इससे, आपने कहा FBI और विदेशी लोगों को हम बुलाएं। देखिए, अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारा फैसिनेशन गोरी चमड़ी से नहीं गया। क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोग और जिम्मेदार लोगों की कमी हो गई है कि हम बाहर से लोगों को बुलाएं? और हर देश का समीकरण अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है। हम पश्चिमी सभ्यता को इतना न्योता क्यों दे रहे हैं? हमारे फोनों में पॉर्न है और हमारे फोनों में पॉर्न इंडस्ट्री है, मैक्सिमम ये बाहर से आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नेटफ्लिक्स है जिसपे विदेशी फिल्में और टीवी सीरीज, वेब सीरीज हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नशा करते दिखाए जा रहे हैं। हमारी खुद की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही गलत गलत चीजों को अब ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कुछ इस तरह की पिक्चरें होती हैं जिसमें BDSM एक हम सेक्सुअल परवर्जन में माना जाता है, उस तरह की पिक्चरों को ग्लोरीफाई करा जा रहा है, बच्चे बड़े सब देख रहे हैं। तो हमारा जो हमारा समाज है और हमारे समाज की मानसिकता है, ये बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो रही है। तो हम अपने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सब खराब हो रहा है, तो हम यहीं से क्यों नहीं शुरू करते? हम FBI क्यों जा रहे हैं? हम अपने सरकारी और प्राइवेट दोनों मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों को हम क्यों नहीं न्योता देते, उनकी मीटिंग्स करते, जो और लोकल लेवल पर, फैंसी मेट्रोज नहीं, जो स्लम्स में भी लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों में लोग हैं, जो वहां मेहनत करते हैं, उनको हम बुलाएं और उनकी प्रॉब्लम्स पूछें। और डेफिनेटली मैं कहूंगी कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीखना है, तो हम, जैसे अमेरिका में सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री होती है, लिस्ट होती है, वो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन हमें हर चीज में कॉपी नहीं करना चाहिए। और अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी पश्चिमी वेस्टर्न और ये अमेरिकन कंट्रोल में जा रही है। नहीं, कंट्रोल में जा नहीं रही है, कंट्रोल में जा नहीं रही, हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे जो तमाम ऐसे राज्य, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या आप अगर रीजनल इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप मतलब सारी मर्यादाओं को तोड़ के, और कोई रोकने वाला नहीं है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, बनाया किस लिए था, कर क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। और ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, हम बस खड़े खड़े देख रहे हैं, हम बातें दे सकते हैं, मंच पे खड़े होकर ज्ञान फैल सकते हैं, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं, कई दिनों से पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जो इसका जड़ है उस जड़ पर नहीं रोक रहे। तमाम ऐसे देश हैं वहां पर आप इस तरह की वेबसाइट को खोल के भी नहीं दे सकते, पूरी तरह से बैन है।
लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है और गठजोड़ अगर होगा तो फिर बैन कैसे करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सर्वे का 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बलात्कारियों की MRI और ब्रेन मैपिंग की जानी चाहिए ताकि यौन अपराधियों के न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके। 76% लोगों ने कहा, 19% लोग कहते थे कि नहीं और 5% कंफ्यूज थे, इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर असीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर असीम, आप मानते हैं क्योंकि ये एक एज ग्रुप की परेशानी नहीं है, आजकल तो देश में मतलब आप सोचिए जिस देश में हम बच्चियों को पूछते हैं वहाँ 3 साल की लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ, 8 साल की लड़की के साथ कोई रेप कर देता है और इनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नवदुरों पर उपवास रखते हैं और मंदिर भी जाते होंगे, लेकिन वो क्या सोच के ये करते हैं। तो ये एज ग्रुप नहीं है, ये बच्चों में भी घटनाएं घट रही हैं, ये युवाओं में भी घटना घट रही हैं, ये अधेड़ लोगों में भी घटनाएं घट रही हैं और सबसे ज़्यादा घटनाएं परिचित लोगों में, रिश्तेदार लोगों में। अगर महिलाएं, लड़कियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं तो परिचित लोगों में, रिश्तेदार लोगों में, पड़ोसी लोगों में, अनजान तो छोड़िए। क्या क्या अब इसके लिए क्या करेंगे आप डॉक्टर असीम? डॉक्टर असीम आप ही से सवाल है। आप बोलिए जी, क्या क्वेश्चन, क्या बोलिए? अच्छा, आप समझ ही नहीं पाए। मेरे ये कहने का मतलब है कि ये एक एज ग्रुप का मसला नहीं है। जिस देश में बालिकाओं को पूजा जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, 9 दिन का उपवास लोग रखते हैं, वो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो ये चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर अधेड़ उम्र के लोग हों, ये सभी में चीज़ें देखी जा रही हैं। और अगर बच्चियां और महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं तो वो अपने पड़ोस में, अपने परिचित के लोगों में, रिश्तेदारों में है। इस तरह का NCRB का डेटा आप उठा लीजिए, भरा पड़ा, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब क्या करेंगे आप, कैसे चिन्हित करेंगे? देखिए ये जो हो रहा है, ये हम लोग का जो सोशल जो सिस्टम है, एजुकेशन है, हम लोग का जो कल्चर है, ये कल्चर में, इंडियन कल्चर में ऐसा कभी नहीं था। पर लास्ट फ्यू ईयर जो हो रहा है, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल परवर्सन। देखिए हम लोग का यहाँ जो क्लोज रिलेशन में बच्चा बच्ची को, जो छोटा बच्ची को, मासूम बच्चे को, 3 साल 5 साल बच्चे को रेप कर दे रहा है। और जो स्कूल में हम लोग का यहाँ बहुत मोलेस्टेशन हुआ, इधर हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो 4th क्लास स्टाफ है, वो जो GDA है, वो लोग बलात्कार कर दिया, छोटा छोटा बच्चा से सेक्स किया। दीज आर द मेंटली एब्नॉर्मल एंड सेक्सुअली परवर्टेड। और कुछ है जो अपॉर्चुनिस्टिक है, जे उसका जो छोटा बच्चा वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जो भी है ये मैक्सिमम जो ये माने जो छोटा माने बिलो द सेक्सुअल एज, सपोज 3 years गर्ल बीइंग रेप्ड, 5 years 7 years 9 years गर्ल, इधर वो क्लोज रिलेशन हो कि स्कूल में हो, कुछ रास्ता में, जो भी है, दोज पर्सन अगर एक्सीडेंटली इंसिडेंटली जो अंडर द एक्शन ऑफ लीकर वो कर रहे हो, वेरी फ्यू पर्सन, बट सेक्सुअली परवर्टेड एंड मेंटली डिसऑर्डर अभी इंडिया में बहुत हो गया। तो इसका अगेंस्ट में मैं आपको बोलेगा, नया जो आप जो बोला थी FBI TPA सब कुछ जरूरत नहीं है। हम लोग का जो कानून है, IPC का धारा है, ये हम लोग का जो चेंज करना चाहिए, वह मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ एडिशन ऑल्टरेशन करना चाहिए, जैसे जो एग्जाम्पलिकेबल पनिशमेंट देने से कोई लोग सोचेगा ये सब करने के लिए। तो ये हम लोग का टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड बोल के जैसा चल रहा है पूरा इंडिया में, खाली हमको वेस्ट बंगाल के हम ब्लेम क्यों करेगा, सारे राष्ट्रीय में, माने आपका बिहार, UP ये में रिसेंट कुछ कम हुआ, बट सभी राज्यों में कम हो रहा है। माने अभी जैसी रिपोर्टेड 90 to 100 केसेस पर डे और बीइंग रेप्ड एवरी डे इन इंडिया। ये गलत बात है। इसमें आप देखिएगा जो मेंटली डिसऑर्डर लोग कर रहा है वो ओनली 20 to 30% बस सेक्सुअली परवर्टेड है, बाकी लोग जानबूझ के कर रहा है। और कोई जो अभी जो ये रेप केस हुआ हम लोग का, ये जो संजय राय को उसको खड़ा कर रहा है, उसका जो पुलिस जैसे चाह रहा था उसको फोकस करके उसको दिखा देना जो ही इज द। नहीं, मैं आपकी बात से डॉक्टर अजीम सहमत हूं, क्योंकि अगर इस देश में पुलिस अगर सख्त हो जाए ना तो अपराधों का आंकड़ा 50% एकदम गिर जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि अपराधियों में डर खत्म हो गया है, खौफ खत्म हो गया है, और जितने भी अपराधी है, चाहे वो भूमाफिया हो या बलात्कार करने वाले लोग हों, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इनको पुलिस ही पैदा करती है, पुलिस ही बनाती है।
और पुलिस ही सर पे चढ़ाती है, और जब सर से पानी ऊपर निकल जाता है तो फिर वो बाद में कार्रवाई भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ नॉट ओनली द पुलिस दादा, नॉट ओनली द पुलिस बट द पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो सपोर्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पुलिस तो देखिए नेताओं के इशारे पर नाचती है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर पुलिस चाह ले तो उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में 50% अपराध का आंकड़ा ऐसे ही घट जाएगा। अगर डर और खौफ पुलिस का हो तो अपराध हो नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि सीधे गोली पड़ेगी, एनकाउंटर होगा, कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन अपराधियों के साथ अगर संगठन जुड़ जाएगा, गठजोड़ हो जाएगा, तो अपराध होंगे और यही अपराध का सबसे बड़ा कारण है। हेमका जी, संक्षेप में बता दीजिए कि करना क्या क्या चाहिए, इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए? पहली बार मैं एक चीज क्लियर कर दूं प्लीज, क्योंकि राव साहब ने भी और डॉक्टर असीम ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल उठाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमारे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन मेकिंग और पनिशमेंट पर। सेक्शन 84 आईपीसी का, जो कि ब्रिटेन के मैकनॉटन्स रूल से लिया गया है, जो कि एमबीबीएस के सेकंड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट साइकेट्री स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है। वो क्लियर कट कहता है कि मानसिक रोगी भी इंसैनिटी ऑफ डिफेंस, अगर इंसैनिटी प्ली ले रहा है, अगर उसका जो मानसिक रोग है और कोई डेल्यूजन है, वो डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है अपने एक्शन के लिए, सिर्फ तब छूट है। अदरवाइज he is responsible for his actions even if he has any mental illness. Mental illness में भी direct relationship of that symptom दिखाना पड़ेगा कि उसमें वो innocent है। तो इतना आसान नहीं है इंसैनिटी डिफेंस लेना। और लिकर की जो प्रेजेंस की बात करी, मैं दोबारा कहूंगी, अगर लिकर होश में लिया है तो उसके बाद मदहोश होकर कुछ भी किया हो, सेक्शन 85 आईपीसी, जो कि अब बदल गए नाम, बट आईपीसी 85 लिकर के बारे में भी कहती है कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अपने होश में लिए हुए अल्कोहल, अपनी तमाम सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी समय का अभाव है। मैं समय का अभाव है, माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं हेमिका जी का, शुक्रिया करूंगा मैं। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882